हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था कैंची का शांत सा गांव। यहाँ जिंदगी धीमी गति से चलती थी, जैसे प्रकृति की धुन पर नाच रही हो। यहाँ के लोग सरल थे, परंपराओं और कहानियों में रचे बसे। लेकिन कैंची पर एक साया था, एक डर जो उसकी गलियों में फुसफुसाता रहता था। यह डर था पुरानी बस्ती स्टेशन का। यह स्टेशन सालों से वीरान पड़ा था, गांव के एक कोने में। इसकी टूटी फूटी दीवारें और उजड़ी हुई पटरी किसी बीते हुए समय की कहानी कहती थीं। गांव वाले इससे दूर ही रहते थे, खासकर सूरज ढलने के बाद, क्योंकि पुरानी बस्ती स्टेशन सिर्फ एक भूली हुई जगह नहीं थी। यह एक ऐसी जगह थी जो अपने अतीत के सायों से घिरी हुई थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता, स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। हवा में एक अदृश्य मौजूदगी का एहसास होने लगता। गांव वाले स्टेशन मास्टर के ऑफिस में टिमटिमाती रोशनी और प्लेटफॉर्म पर गूंजती अजीब आवाजों की कहानियां सुनाते थे। कुछ लोगों ने तो एक भूतिया ट्रेन को स्टेशन पर आते हुए भी देखा था, जिसकी सीटी रात में एक दर्द भरी चीख की तरह गूंजती थी। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाने वाली चेतावनियां थीं। चेतावनियां अंधेरे में पुरानी बस्ती स्टेशन से दूर रहने की। कहते थे जो लोग किस्मत को ललकारते थे वे कभी वापस नहीं आते थे। राहुल, एक जवान फोटोग्राफर, ने पुरानी बस्ती स्टेशन के बारे में अफवाहें सुनी थी। अनजान की ओर खींचे चले आए राहुल कैंची गांव अपने कैमरे के बैग के साथ। वो भूली हुई जगहों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आए थे। समय को थाम लेना चाहते थे अपनी तस्वीरों में। गांव वालों ने उनके चेहरे पर चिंता लिए, उन्हें स्टेशन के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उससे गुजारिश की कि वह अपने फैसले पर दोबारा विचार करें, अपनी कला के लिए कोई दूसरा विषय चुने। लेकिन राहुल ने उनके डर को अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया। वो स्टेशन पर एक रात बिताने के लिए दृढ़ थे, उसके भयानक सौंदर्य को अपने लेंस के माध्यम से कैद करने के लिए। जैसे ही कैंची में शाम ढली, राहुल स्टेशन की तरफ चल पड़े। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध थी। प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी खामोशी थी, जो सिर्फ झींगुरों की आवाज से टूट रही थी। उन्हें एक मौजूदगी का एहसास हुआ। एक ठंडी सिहरन उनकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतर गई और फिर उसने उसे देखा। एक सफेद साड़ी में एक औरत, उसकी पीठ उसकी ओर थी, प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ी थी। वो ढलती हुई रोशनी में चमक रही थी, जैसे अंधेरे आसमान के सामने एक परछाई। भाग 5। हवा में फुसफुसाहट। राहुल ने अपना कैमरा उठाया। उसकी उंगली शटर बटन पर मंडरा रही थी। वह उसे कैद करना चाहता था, इस रहस्यमय महिला को जो जगह से बिल्कुल अलग और फिर भी अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपना लेंस फोकस किया, वह मुड़ गई। उसका चेहरा पीला और सुंदर, गहरे दुख से भरा हुआ था। उसकी आंखें गहरे और अथाह कुंड जैसे उसके भीतर तक देख रही थीं। प्लेटफॉर्म पर हवा का एक झोंका आया और उसके साथ एक फुसफुसाहट भी। या ये उसकी कल्पना थी? फुसफुसाहट उस औरत की तरफ से आती हुई लग रही थी। उसकी आवाज एक दर्द भरी गूंज थी। ये एक त्रासदी की कहानी कह रही थी, एक खोए हुए प्यार की, एक टूटे हुए वादे की। भाग 6। एक दुखद अतीत। उत्सुक और थोड़े से डरे हुए राहुल ने अपना कैमरा नीचे कर लिया। वह इस औरत के बारे में और जानना चाहता था, उसके चेहरे पर छपी कहानी के बारे में। वह उसके पास गया। उसके कदम शांति में गूंज रहे थे, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह गायब हो गई। उसने उसे ढूंढा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद को स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ खींचता हुआ पाया। अंदर मकड़ी के जालों और धूल के बीच उसे पुराने रिकॉर्ड, फीके फोटोग्राफ और एक फटी हुई डायरी मिली। डायरी पूर्व स्टेशन मास्टर की थी। इसके पीले पन्नों में एक दुखद कहानी बयां थी। भाग 7। प्रेत। ट्रेन। स्टेशन मास्टर की एक बेटी थी, माया नाम की एक खूबसूरत युवती। उसे पास में तैनात एक जवान सिपाही से प्यार हो गया। वे एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करने की योजना बना रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तूफानी रात सिपाही की रेजिमेंट को ट्रेन से ले जाया जा रहा था। ट्रेन लेट चल रही थी और पुरानी बस्ती स्टेशन के ठीक बाहर एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई। कोई भी जीवित नहीं बचा। माया दिल टूटने और नुकसान सहन करने में असमर्थ उस ट्रेन की प्रतीक्षा में प्लेटफॉर्म पर ही अपनी जान दे दी जो कभी नहीं आई। स्टेशन मास्टर दुख से पागल हो गया और अपनी पोस्ट छोड़ दी। पुरानी बस्ती स्टेशन को बंद कर दिया गया। इसके दुखद अतीत ने इसकी किस्मत पर मुहर लगा दी। भाग 8। एक खौफनाक मुलाकात।
राहुल ने डायरी बंद कर दी। उसका दिमाग उस कहानी से हिल गया था जो उसने अभी अभी पढ़ी थी। उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। आधी रात हो चुकी थी। बाहर तूफान तेज हो गया था। उस तूफान की नकल कर रहा था जो दुर्घटना वाली रात आया था। उसे अचानक ठंड लग गई। उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ रखा हुआ था। वह मुड़ा। उसका दिल उसके गले में आ गया। उसके सामने माया खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी उसके चारों ओर लहरा रही थी। उसका चेहरा अब गुस्से और निराशा का नकाब था। तुम यह जानने वाले नहीं थे? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी। अब तुम मेरे साथ आओगे। हमेशा के लिए इस जगह से बंधे रहोगे। भाग 9 गायब हो गया। राहुल पीछे हट गया। उसके रगों में डर दौड़ गया। वह अपने कैमरे के लिए लड़खड़ाया जो उसके पास एकमात्र हथियार था। उसने एक तस्वीर खींची। फ्लैश ने उसे पल भर के लिए अंधा कर दिया। जब वह फिर से देख सका तो माया चली गई थी। वह अकेला था। उसके अपने दिल की धड़कन ही एकमात्र आवाज थी। वह स्टेशन से भाग गया। उसका कैमरा और स्टेशन मास्टर की डायरी उसके हाथों में कसकर जकड़ी हुई थी। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक वह गांव के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गया। उसके चारों ओर अभी भी तूफान छाया हुआ था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका दिमाग रात की घटनाओं को दोहरा रहा था। भाग 10 तलाश। अगली सुबह ग्राम वालों को राहुल का कैमरा स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर पड़ा मिला। सबसे बुरे की आशंका से उन्होंने एक खोज दल का आयोजन किया। उन्होंने स्टेशन और आसपास के जंगल की छानबीन की। उनकी आवाजें भयानक सन्नाटे में गूंज रही थीं। लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। वह गायब हो गया था, ठीक उसी तरह जैसे अन्य आत्माएं जो पुरानी बस्ती स्टेशन पर किस्मत को ललकारने की हिम्मत करती थीं। गांव वाले कैंची लौट आए। उनके चेहरे उदास थे। उनके दिल दहशत से भरे हुए थे। भाग 11 एक भयानक सन्नाटा। पुरानी बस्ती स्टेशन एक बार फिर खामोश खड़ा था। उसके रहस्य धूल और क्षय की परतों के नीचे दबे हुए थे। गांव वाले इससे बचते रहे। उनकी फुसफुसाहट उस फोटोग्राफर की भयानक कहानी बयां करती थी जिसने इसके अतीत को उजागर करने की हिम्मत की थी। और तूफानी रातों में जब हवा स्टेशन मास्टर के ऑफिस की टूटी खिड़कियों से होकर गुजरती थी तो कुछ लोग कसम खाते थे कि वे ट्रेन की सीटी की दर्द भरी आवाज सुन सकते हैं। उस त्रासदी की एक भूतिया याद दिलाते हुए जो पुरानी बस्ती स्टेशन को प्रताड़ित करती रही।